नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया। यूरोपीय संघ और भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी रिसाइकलिंग स्टार्टअप्स के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने वाणिज्य मंत्रालय से द्विपक्षीय निवेश संधि के मॉडल टेक्स्ट की जांच करने को कहा है। IIT दिल्ली ने भारत में मृदा अपरदन की भूस्थानिक मॉडलिंग और मैपिंग शीर्षक से अध्ययन प्रकाशित किया है। भारत का वार्षिक भूमि उपयोग और भूमि आवरण एटलस जारी किया गया। पर्यावरणीय जांच एजेंसी के अनुसार यूरोप में हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का गैर कानूनी तरीके से आयात किया जा रहा है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में 2000 के दशक में स्थापित दुनिया के स्टार्टअप्स की रैंकिंग दी गई है। सबसे पहले इंडेक्स के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। 2022 में भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या 68 थी। सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है, जहां कुल 703 यूनिकॉर्न है। इसके बाद 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। भारत में एरोस्पेस या स्पेस टेक क्षेत्र में यूनिकॉर्न का अभाव है। यूनिकॉर्न वास्तव में वेंचर कैपिटल आधारित और निजी स्वामित्व वाले ऐसे स्टार्टअप को कहा जाता है जिसका मूल्य $1 बिलियन तक पहुंच गया है। भारत के कुछ प्रमुख यूनिकॉर्न हैं स्विगी, स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म Dream11 आदि। यूनिकॉर्न टर्म पहली बार 2013 में उद्यम पूंजीपति एलन ली द्वारा उपयोग किया गया था। चलिए भारत में यूनिकॉर्न की संख्या या उनके मूल्य में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारणों की बात करते हैं। भारत में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में मंदी आ गई है। स्टार्टअप्स में निवेश की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। भारत के लोगों ने किसी अन्य देश के नागरिकों की तुलना में विदेशों में अधिक ऑफशोर यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं। विदेशों में 109 यूनिकॉर्न के सह संस्थापक भारतीय हैं। कई स्टार्टअप्स ने व्यवसाय के निरंतर विकास के लिए जरूरी विवेकपूर्ण कदम नहीं उठाए हैं। इससे उनका अनियंत्रित विकास हुआ है। इस क्रम में उनकी नकदी यानी कैश रिजर्व भी तेजी से कम होती चली गई। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में। स्टार्टअप्स की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने हेतु स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना शुरू की गई है। 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद निगमित स्टार्टअप्स आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र के स्टार्टअप्स को मान्यता देने, बढ़ावा देने और उन्हें विशेष सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार शुरू किया गया है। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसका आशय है कि विश्व में स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। 2021 में 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया था। 2015 से 2022 तक स्टार्टअप्स की कुल फंडिंग में 15 गुना और निवेशकों की संख्या में 9 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर के बारे में। यूरोपीय संघ और भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी रिसाइकलिंग स्टार्टअप्स के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि EOI भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत जारी किया गया है। यूरोपीय आयोग और भारत ने इसकी घोषणा पहली बार 2022 में की थी। गौरतलब है कि व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 2023 में की गई थी। यह व्यापार और प्रौद्योगिकी पर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख मंच है। ईवी स्टार्टअप्स के लिए भारत और यूरोपीय संघ की पहल का उद्देश्य स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूरोप और भारत के लघु व मध्यम आकार के उद्यमों तथा स्टार्टअप्स के बीच सहयोग बढ़ाना है। आइए अब ईवी बैटरी रिसाइकलिंग के महत्व को समझ लेते हैं। लिथियम, निकल, जिंक जैसी गैर नवीकरणीय सामग्री को पुनर्प्राप्त किया जाना संभव होगा। इसके अलावा कम अपशिष्ट उत्पन्न होने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देकर नई बैटरियों की लागत कम की जा सकती है। इसके साथ ही बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 जैसे कानूनों के तहत 2026-2027 तक पुरानी बैटरियों से 90% सामग्री की रिकवरी की जा सकती है और अंत में भारत में बैटरी रिसाइकलिंग का मूल्य 2017 से 2030 के बीच $300 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अब चलिए बैटरी रिसाइकलिंग हेतु भारत के प्रयासों के बारे में जान लेते हैं।
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2023। पोर्टेबल और ईवी प्रकार की बैटरियों के मामले में 2030-2031 तक 20% का रिसाइकलिंग लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए बैटरी उत्पादों में रिसाइकिल सामग्री के उपयोग लक्ष्य में अनिवार्य चरण लागू किया गया है। इसके अलावा अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरणीय रूप से बेहतर प्रबंधन के लिए उत्पादकों को व्यापार योग्य विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। प्रोसेस की गई बैटरियों के वजन को बेहतर प्रबंधन का आधार बनाया गया है। चलिए अब ईवी बैटरी के रिसाइकलिंग में आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अधिकृत एजेंसियों द्वारा संचालित बैटरी निपटान और पुनर्चक्रण कार्यक्रम का अभाव है। गौरतलब है कि भारत में उपयोग की जाने वाली लगभग 90% बैटरियां या तो असंगठित क्षेत्र द्वारा प्रोसेस की जाती है या लैंडफिल में फेंक दी जाती है। इसके साथ ही बैटरी रिसाइकलिंग के लिए मानकीकृत प्रक्रियाओं और अवसंरचना की कमी है। बैटरी रसायन विज्ञान की जटिलता और इनमें आग लगने से जुड़ी चिंताएं भी मौजूद हैं। इसके अलावा रिसाइकलिंग में अधिक लागत आने से रिसाइकलिंग यूनिट को आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की तरफ। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने वाणिज्य मंत्रालय से द्विपक्षीय निवेश संधि BIT के मॉडल टेक्स्ट की जांच करने को कहा है। दरअसल मौजूदा BIT मॉडल टेक्स्ट को अब तक केवल 7 देशों ने ही स्वीकार किया है। अधिकांश विकसित देशों ने इसके टेक्स्ट में विवादों के समाधान से संबंधित प्रावधानों पर आपत्ति जताई है, इसलिए इस टेक्स्ट पर पुनः विचार करने को कहा गया है। द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT एक प्रकार का पारस्परिक निवेश समझौता है। इसमें समझौते के पक्षकार देश अपने यहाँ एक दूसरे देश के नागरिकों और कंपनियों के निवेश को सुरक्षा देने का आश्वासन देते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2015 में नया मॉडल BIT टेक्स्ट अपनाया था। इसने भारतीय मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि 1993 की जगह ली है। तब से BIT और मुक्त व्यापार समझौतों या आर्थिक साझेदारी समझौतों की निवेश शर्तों पर वार्ता एवं पुनः वार्ता के लिए मॉडल टेक्स्ट 2015 का इस्तेमाल किया जाता रहा है। चलिए अब बात करते हैं मॉडल BIT 2015 की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इसमें निवेश की उद्यम आधारित परिभाषा अपनाई गई है। समान राष्ट्रीय व्यवहार में पक्षकार देश के निवेशकों के साथ घरेलू निवेशकों के समान व्यवहार का सिद्धांत अपनाया गया है। साथ ही इसमें एक्सप्रोप्रिएशन या स्वत्वाधिहरण के खिलाफ सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत कोई भी पक्ष किसी निवेशक के निवेश का प्रत्यक्ष रूप से या उस निवेश के स्वामित्व पर अधिकार कर निवेश का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के तहत समझौते के प्रत्येक पक्षकार देश के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत निवेशक और उनके उद्यम अपनी गतिविधियों में CSR के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्वेच्छा से शामिल करने का प्रयास करेंगे। विवादों के निपटान में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मदद लेने से पहले स्थानीय विवाद निपटान तंत्रों का उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। चलिए अब मॉडल BIT 2015 की कमियों के बारे में जानते हैं। इसमें सरकार को अधिक विनियामक शक्तियां दी गई हैं। विदेशी निवेशक के रूप में पात्रता के लिए उद्यम के रूप में कार्य की अवधि को अधिक स्पष्ट नहीं किया गया है। यह निवेशक को विवाद समाधान हेतु माध्यस्थता का उपयोग करने से पहले कम से कम 5 वर्ष के लिए घरेलू विवाद समाधान तंत्र के पूर्ण उपयोग पर जोर देता है। इसमें काफी अधिक समय लगता है। अब जान लेते हैं भारत में द्विपक्षीय निवेश संधि BITs के इतिहास के बारे में। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से लेकर 2015 तक भारत ने 83 देशों के साथ BITs पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सभी समझौते भारतीय मॉडल BIT 1993 पर आधारित हैं। BIT 2015 के मॉडल टेक्स्ट को अपनाने के बाद से 1993 के मॉडल पर आधारित BITs की समाप्ति हेतु 77 देशों को सितंबर 2021 तक नोटिस जारी किए गए थे। फरवरी 2024 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ BIT पर हस्ताक्षर किए थे। आइए अब हम रुक करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की तरफ। IIT दिल्ली ने भारत में मृदा अपरदन की भू-स्थानिक मॉडलिंग और मैपिंग शीर्षक से अध्ययन प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि यह अध्ययन भारत में मृदा अपरदन और सेडिमेंट यील्ड मैपिंग का राष्ट्रीय स्तरीय व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें मृदा संरक्षण रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने का विवरण भी दिया गया है। गौरतलब है कि भू सतह की ऊपरी मृदा परत या आवरण के त्वरित क्षरण को मृदा अपरदन कहा जाता है। यह अपरदन बहते जल, वायु और कृषि जुताई जैसी प्रक्रियाओं के कारण होता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृदा अपरदन की प्रक्रिया सभी प्रकार की जलवायु स्थितियों में घटित होती है, लेकिन मानव की असाधारणीय गतिविधियों की वजह से अपरदनात्मक प्रक्रिया में तेजी आ गई है। असाधारणीय गतिविधियों में गहन कृषि, वनों की कटाई, भूमि उपयोग में अव्यवस्थित बदलाव आदि शामिल हैं। चलिए अब इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। मृदा अपरदन के स्तर की बात करें तो भारत में मृदा क्षरण या अपरदन की दर प्रति वर्ष 21 टन प्रति हेक्टेयर है। गौरतलब है कि भारत में लगभग 78 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि की औसत उत्पादकता में 8% की गिरावट दर्ज की गई है। अधिक मृदा अपरदन वाले हॉटस्पॉट की बात करें तो ब्रह्मपुत्र बेसिन को मृदा अपरदन का सबसे अधिक सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद महानदी और गंगा बेसिन का स्थान है। आपको बता दें कि देश के लगभग 5% भौगोलिक क्षेत्र को विनाशकारी अपरदन श्रेणी यानी कैटास्ट्रोफिक इरोजन कैटेगरी के तहत रखा गया है। इन क्षेत्रों में असम के अधिक हिस्से, मेघालय के कुछ हिस्से और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। गौरतलब है कि विनाशकारी अपरदन श्रेणी वाले क्षेत्र में गहन अवनालिका अपरदन यानी डीप गलीज की प्रक्रिया देखी जाती है। इससे सड़कों, बाढ़ और यहां तक कि इमारतों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है। अपरदन के कारकों की बात करें तो तेज और अधिक वर्षा तथा स्थानीय स्थलाकृतियां संयुक्त रूप से मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक है। आइए अब मृदा अपरदन के कारण उत्पन्न चिंताओं को समझ लेते हैं। मृदा अपरदन से मृदा की उपजाऊ ऊपरी परत का क्षरण होता है। इसके अलावा जल निकायों में तलछट जमा हो जाता है। बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती है। इसके साथ ही मरुस्थलीकरण बढ़ता जाता है। चलिए अब भारत में मृदा अपरदन की समस्या के समाधान हेतु शुरू की गई पहलों के बारे में जान लेते हैं। इनमें से पहला है एकीकृत जल संभर वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम यानी IWMP। इसका उद्देश्य मृदा, वनस्पति आवरण और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में हो रहे क्षरण को रोककर उनकी पहले वाली स्थिति को पुनर्बहाल करना तथा उनका उपयोग, संरक्षण एवं विकास करके पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करना है। दूसरा है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम यानी IWDP। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंजर और निम्नीकृत भूमि की उत्पादकता में सुधार करना है। और अंत में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन यानी UNCCD के तहत शुरू किया गया बॉन्ड चैलेंज। इसके तहत भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर और निर्वनीकरण वाली भूमि को पुनर्बहाल करने का लक्ष्य रखा है। चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की तरफ। भारत का वार्षिक भूमि उपयोग और भूमि आवरण यानी लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलस जारी किया गया। यह एटलस राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC ने जारी किया है। इस एटलस का उद्देश्य पर्यावरण की विकासमान कार्यप्रणाली की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए भूमि उपयोग पैटर्न का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करना है। अब एटलस के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इनमें से पहला है कृषि। पिछले 17 वर्षों में खरीफ और रबी की फसल के उत्पादन क्षेत्र में क्रमशः 40.06% और 35.23% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके विपरीत प्रति भूमि में 45.19% की कमी आई है। दोहरी और तिहरी या वार्षिक फसली वाले क्षेत्रों में भी 82.22% की वृद्धि हुई है। दोहरी और तिहरी फसली भूमि वे क्षेत्र या खेत होते हैं जहां फसलें एक फसल वर्ष में 2 या 3 बार बोई और काटी जाती है। वार्षिक फसलें 12 होती हैं और पूरे वर्ष उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना। 2005 के बाद से 2016-17 तक झूमी खेती में वृद्धि हुई थी। इसके बाद इसमें गिरावट देखी गई है। अगला है जल संसाधन। जल संसाधन से आशय है न्यूनतम जल वाला जल निकाय। एटलस से संकेत मिलता है कि 2005 के बाद से जल संसाधनों में 146% की वृद्धि हुई है। बिल्डअप एरिया की बात करें तो 2005 के बाद से ये 30.77% की समग्र वृद्धि के साथ बढ़ोतरी दर्शाता है। बिल्डअप एरिया से तात्पर्य इमारतों, पक्की सतहों, वाणिज्यिक और औद्योगिक स्थलों एवं शहरी हरित क्षेत्रों से है। बंजर भूमि या निम्नीकृत और अनुत्पादक भूमि ने बिल्डअप एरिया के विस्तार में 12.3% का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए अब LULC में बदलाव के कारण जान लेते हैं। कृषि इनपुट्स की बेहतर उपलब्धता, जैसे बेहतर सिंचाई सुविधाएं, शहरीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास आदि।
अब आगे बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। पर्यावरणीय जांच एजेंसी यानी EIA के अनुसार यूरोप में हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों का गैर कानूनी तरीके से आयात किया जा रहा है। आपको बता दें कि EIA ने मोर चिलिंग देन एवर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में गैसों की अधिक मांग और उच्च मुनाफे के कारण हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी HFCs का अवैध व्यापार बढ़ रहा है। चलिए अब सबसे पहले HFCs के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। HFCs कार्बन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन युक्त यौगिकों का एक समूह है। यह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी HCFC से अलग है, जिसमें क्लोरीन भी होता है। HFCs रंगहीन और गंधहीन गैसें होती हैं। गौरतलब है कि HFCs वैश्विक GHG उत्सर्जन में 2.3% का योगदान करती है। ये वायुमंडल में औसतन 15 वर्ष तक बनी रहती है। इसके साथ ही HFCs पूरी तरह से मानव निर्मित गैसें हैं। इनका उत्पादन मुख्य रूप से रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इंसुलेटिंग फोम और एरोसोल प्रोपेलेंट में उपयोग के लिए किया जाता है। इनका आंशिक तौर पर सॉल्वेंट्स के रूप में और अग्नि से सुरक्षा में भी उपयोग होता है। इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs और HCFCs के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था। उल्लेखनीय है कि ओजोन क्षति के लिए जिम्मेदार होने के कारण CFCs और HCFCs के उपयोग को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। HFCs को कम करने के वैश्विक उपाय की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का उद्देश्य HFCs के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। इसके अलावा HFCs को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए 2014 में यूरोपीय संघ ने फ्लोरिनेटेड गैस रेगुलेशन लागू किया था। इसके साथ ही ग्लोबल कूलिंग प्लेस HFCs को कम करने के लिए शीघ्र कार्रवाई हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुपक्षीय कोष के माध्यम से ठोस कार्रवाई का समर्थन करने हेतु प्रतिबद्ध है। चलिए अब HFCs के अवैध व्यापार के प्रभावों के बारे में समझ लेते हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन को और गंभीर बनाती है। गौरतलब है कि 2021 में EIA ने अनुमान लगाया था कि यूरोपीय संघ में अवैध रूप से व्यापार किए जाने वाले HFCs की CO2 समतुल्यता लगभग 30 मिलियन टन हो सकती है। इसके अलावा यह कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाले नए पदार्थों के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने में निजी क्षेत्र के नवाचार को हतोत्साहित करता है। भारत में किए गए प्रयासों की बात करें तो भारत ने HFCs के उपयोग को 4 चरणों में समाप्त करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चरणबद्ध तरीके से समाप्ति का पहला चरण 2032 से शुरू होगा। भारत की यह प्रतिबद्धता किगाली संशोधन के अनुरूप है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं मंगल पांडे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश ने महान सेनानी मंगल पांडे को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। चलिए अब मंगल पांडे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। वे उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी थे। इसके अलावा वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उनके प्रमुख योगदान की बात करें तो उन्होंने अपने साथी सिपाहियों से प्रेरणा लेकर बहरामपुर में चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के नजदीक स्थित बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया था। इसी घटना ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी। हालांकि बाद में उनका कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में उन्हें फांसी दे दी गई। हम उनसे साहस, दृढ़ संकल्प, देशभक्ति, नेतृत्व आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। एक मामले में अपील दाखिल करने में विलंब के लिए क्षमा के आग्रह से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 और 5 के तहत हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का उपयोग करने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका से संबंधित एक अपील पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। निर्णय के अनुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उन मामलों में निजता का अधिकार है जिनका मतदाताओं से कोई सीधा सरोकार नहीं है या जिन मामलों का उम्मीदवारों के सार्वजनिक जीवन की भूमिका से कोई लेना देना नहीं है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया।
इजराइल ने पहली बार सी डोम रक्षा प्रणाली तैनात की है। सी डोम आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का नौसैनिक वर्जन है। यह उन्नत बैलिस्टिक, हवाई और सतह से सतह आधारित खतरों से रक्षा करने वाली प्रणाली है। आयरन डोम एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यह तैनात और गतिमान हथियार प्रणालियों के साथ साथ असैन्य क्षेत्रों को भी अप्रत्यक्ष व हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और सेटेलॉजिक ने अंतरिक्ष में TSAT-1A की सफल स्थापना की घोषणा की है। गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया है। एक अध्ययन के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रक टेलीमेडिसिन के पर्यावरणीय लाभों की अनदेखी नहीं कर सकता। म्यांमार के करेन नृजातीय अल्पसंख्यक गुरिल्ला लड़ाकों ने दावा किया है कि वे शीघ्र ही थाईलैंड की सीमा से लगे एक प्रमुख व्यापारिक शहर पर अधिकार कर लेंगे। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।